Hey guys, hi once again. So last class में we did this, है ना, one cardiac cycle, that means one systole, one diastole, और इसके events को हमने complete करने की कोशिश की थी. तो ये वाला जो picture है, that is basically the summary of what we did in the last class. ठीक है? So once again हमारी कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? We started from this is a digital summary of that. NCERT map में आपको मिल जाएगा. So we started with जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्स खुले हुए हैं क्योंकि जॉइंट डायस्टोल फ्रॉम द लास्ट साइकिल वाज मेकिंग श्योर कि एट्रिया ब्लड से भर रहा है, वेंट्रिकल रिलैक्स पे है, उसकी वजह से आपका ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड खुला हुआ था. सो ब्लड वेना केवा से एट्रिया में आ रहा था और पल्मोनरी आर्टरी, okay, blood from pulmonary artery was going to the left atrium and blood from the right atrium आपका वेना केवा से right atrium से right ventricle, whereas pulmonary vein, sorry my bad, this is not pulmonary artery, this is my bad. So blood from the pulmonary vein, है ना, not pulmonary artery, blood from the pulmonary vein, left atrium से left ventricle. ठीक है. So यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि जॉइंट डायस्टोल के कारण ये ऑलरेडी हो रहा है. क्योंकि वेंट्रिकल में प्रेशर नहीं है तो सेमीलुनार बंद है और इस समय ब्लड वेंट्रिकल में एक्यूमुलेट कर रहा है. सो वंस यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है. और यहाँ ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल ब्लड कहाँ से कहाँ गया बेटा? सो ब्लड हैड ड्रॉप्ड टू 60 ml बट 60 ml से इंक्रीज होके 105 ml तक बढ़ गया, राइट, ड्यूरिंग दिस फेज 1, 2 and 3, 60 से 105. So at t is equal to 0, the ventricle already has 105 ml. एट्रिया ने सिस्टोल किया, 0 से 0.1 सेकेंड आया और इस दौरान ब्लड 105 से इंक्रीज हो गई. क्योंकि आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है ब्लड फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल सप्लाई विल इंक्रीज बाय 30%. मीन्स 105 ml बढ़ के हो जाएगा 130 ml. ठीक है. सो 0.1 सेकेंड तक एट्रिया ने सिस्टोल किया, फिर एट्रिया डायस्टोल पे चला गया. अब जैसे एट्रिया डायस्टोल होगा फिर से एट्रियल फिलिंग शुरू हो जाएगी और वेंट्रिकल सिस्टोल शुरू कर देगा. वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, ब्लड कोशिश करेगा कि मैं वापस चला जाऊं, बट इस प्रेशर की वजह से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बंद और लाउड लॉन्गर साउंड लब विल बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है. बट मेरी वजह से ये दिख तो नहीं रहा. हाँ, मेरी वजह से ये दिखना बंद हो चुका है. मैं इधर उठ के आ जाता हूँ. सो लाउड साउंड लब और डब शुरू हो जाएगा. अब प्रेशर जैसे इंक्रीज हो रहा होगा उसी समय जो सेमीलुनार वेल्स हैं आपके पल्मोनरी आर्टरी और ऑरोटा के सेमीलुनार वेल्स, वो उस समय खुल जाएंगे और उनके खुलते ही व्हाट विल हैपन, ब्लड जो है अब राइट वेंट्रिकल से लंग्स और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑरोटा, ब्लड का मूवमेंट भी शुरू हो चुका होगा. नाउ अब ब्लड मूवमेंट शुरू हो चुका है. सो ब्लड 130 ml था, बट बिकॉज खुलने की वजह से, ये वेल्स खुलने की वजह से ऑलमोस्ट 70 ml ऑफ ब्लड विल मूव आउट. ठीक है. 70 ml मूव आउट होगा. 0.3 सेकेंड में आपका वेंट्रिकल सिस्टोल बंद हो जाएगा. एज अ रिजल्ट सिस्टोल के बंद होते ही वेल्स सेमीलुनार जो अभी खोले गए थे वो फिर से बंद हो जाएंगे एंड दैट विल क्रिएट अ साउंड डब. ठीक है. अब डब जब हो चुका है दैट मीन्स ब्लड फ्लो हैज बीन क्लोज्ड एंड अब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों डायस्टोल कर रहे हैं. सो जॉइंट डायस्टोल विल बिगिन. जॉइंट डायस्टोल शुरू होगा, एवी वेल्स खुलेंगे और कहानी फिर से शुरू हो जाएगी. ठीक है. So this is what we did in the last cycle in a very detailed manner. ठीक है. अब हमारा काम है कहानी को यहाँ से आगे ले जाना.
हमने क्या बोला कि हार्ट एंड आपका हार्ट में इलेक्ट्रिकल इवेंट्स डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के वजह से मैकेनिकल इवेंट्स सिस्टोल और डायस्टोल होगा, जिसके कारण प्रेशर चेंजेस होंगे, ब्लड फ्लो चेंजेस होंगे, हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस होंगे। सो डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन क्या होता है वो हम समझ चुके हैं। ब्लड फ्लो चेंजेस क्या होंगे वो हम समझ चुके हैं। प्रेशर चेंजेस एंड फीलिंग एम्प्टीइंग, कौन से साउंड्स प्रोड्यूस होंगे ये भी हमारा क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिकल इवेंट्स का सीक्वेंस और उसको कार्डियक साइकिल से एक बार मैच करना है। बेसिकली इन दो लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर लगाना है कि देखो अब डीपोलराइजेशन हुआ था, अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ। ठीक है, सो इसके लिए वी हैव टू मूव टुवर्ड्स समथिंग कॉल्ड ECG। व्हाट इज ECG? ECG इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक छोटी सी चीज बिफोर आई गो टू इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वेट लेट मी सी, मेरा गुड नोट विजिबल है, हाँ भाई। एक छोटी सी चीज बिफोर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कुछ वॉल्यूम्स कभी कभी हम पूछते हैं। सो वी अंडरस्टैंड जब सिस्टोल हो रहा होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड वेसल्स पे एक प्रेशर लगाएगा। वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? 120 mm ऑफ Hg। व्हाट इज mm ऑफ Hg? पुराने ज़माने में प्रेशर को कैसे मेजर करते थे? बैरोमीटर से। बैरोमीटर क्या है बेटा? एक ग्लास का कॉलम है, उस ग्लास कॉलम में मर्क्यूरी भरी पड़ी है, ओके। और लॉ के अनुसार अगर जितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है उतना प्रेशर को मर्क्यूरी का कितना हाइट सपोर्ट कर लेगा, दैट इज द मेजर ऑफ द प्रेशर। तो 120 mm ऑफ Hg मतलब 12 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी के वजह से जितना प्रेशर हो रहा है उतना ही प्रेशर आपका ब्लड क्रिएट कर रहा है, ओके। अब डायास्टोल, व्हाट इज डायास्टोल? डायास्टोल के समय हार्ट कितना प्रेशर क्रिएट कर सकता है? 80 mm of Hg. So 120 over 80 mm of Hg is the normal systolic versus diastolic pressure. ठीक है, हम हार्ट रेट की भी बात करते हैं। 0.8 is the length of a heartbeat. एक हार्ट बीट का लेंथ क्या है? 0.8 सेकेंड्स। एक मिनट में 60 सेकेंड्स हुए, और अगर 60 सेकेंड्स हो रहे हैं तो 0.8 सेकेंड वाला हार्ट बीट कितना हो जाएगा? सो यू कैन easily do the calculation. So the thing will come around 72 to 75. 8 sevens are 56, 40, 8 fives are. So our heart rate is around 72 to 75 beats per minute. बट याद रखना, ये जो सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, हार्ट रेट, लेंथ ऑफ अ हार्ट बीट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, ये जो चीज़ें आपने पढ़ी, ये सारा का सारा एक रेगुलर बीटिंग हार्ट की कहानी है। रेगुलर बीटिंग हार्ट से मेरा क्या मतलब है? रेगुलर बीटिंग हार्ट से मेरा मतलब है जब हार्ट को इससे ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप बैठे हो, अभी अभी सुबह सुबह आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, ओके। सो व्हेन यू आर डूइंग दिस, देन दीज आर द नंबर्स दैट आर एप्लीकेबल। अभी अभी अगर आप सोचो कि नहीं नहीं मुझे दौड़ना है, मैंने हाफ एन आवर लेक्चर अटेंड कर लिया, और आपको ऐसा कुछ करना चाहिए कि मॉर्निंग यू शुड स्टार्ट योर डे विथ सम एक्सरसाइज एंड देन कम बैक टू स्टडिंग। सो मॉर्निंग आपकी शुरुआत हमेशा should be with some little bit of exercises, maybe a small pranayam or a small run, small amount of gym or a sports, and then you should come back to studying. So अगर आप शुरू कर रहे हो with some amount of exercise, then आपका stroke volume will change, systole diastole pressure will change, heart rate will change, length of a heartbeat should also change. So these things will happen. अब बिफोर गोइंग टू ECG एक और छोटी सी चीज़ है जो हमें कवर करनी है, दैट इज हाउ डू वी मेजर दिस सिस्टोल एंड डायस्टोल प्रेशर। अब आपको पता है हार्ट बीट, हार्ट रेट, सिस्टोल, डायस्टोल, ये सब हम मेजर कैसे करते हैं।
देखो ट्रेडिशनल वेज जो डिस्कस हुए हैं, पहले हम हार्ट बीट को कैसे सुनते हैं, तो हम आवाज सुनते हैं फॉर साउंड्स लब एंड डब। कैसे सुनते हैं? बाय यूजिंग अ स्टेथोस्कोप, STETHO, stethoscope. So stethoscope is a device that you placed over the chest area and the doctor listens to the sound lub and dub. और जब ये sounds सुन रहे होते हैं, then they look at their heart. Okay, so they will count almost maybe 10 beats and they will check कि heart rate सही है या नहीं है. Okay, so ideal is they will check hear your heartbeats for 60. 1 मिनट के अंदर वो चेक करते हैं कितना हार्ट बीट उनको सुनाई दे रहा है. सो अगर वो 75 है तो बोलेंगे कि हाँ भाई चलो सही है. अब सिस्टोल और डायस्टोल प्रेशर कैसे नापते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है. सिंपल येट इंटरेस्टिंग. स्फिग्मोमैनोमीटर. अब ये समझ लो कि स्फिग्मोमैनोमीटर काम कैसे करता है. बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है. ठीक है. सो स्फिग्मोमैनोमीटर काम करने के लिए हम अपने आर्म के चारों तरफ, इफ दिस इज आवर आर्म, हमारा हार्ट ऑलमोस्ट हार्ट से सॉरी सो इफ दिस इज वेयर आवर हार्ट इज, यहाँ पे दिस पार्ट जनरली राइट वाला यूज करते हैं. सो दिस इज वेयर यू टाई अ एयर वाला कफ. कफ मीन्स देयर इज अ क्लोथ वाला रबरी लेयर जिसमें आप हवा भर सकते हो. सो आप एक सिग्मोमैनोमीटर को यहाँ पे टाई कर देते हो एंड दैट सिग्मोमैनोमीटर का कफ इज टाइड टू अ स्मॉल मशीन. उस स्मॉल मशीन से मैनुअली, आजकल तो मोटराइज भी होता है, आप हवा भर सकते हो. जब हवा भरोगे तो क्या होगा? कफ आपके बाइसेप्स के ऊपर टाइट होना शुरू हो जाएगा. राइट. सो उस कफ में आप हवा भर सकते हो. द कफ कैन टाइटन ओवर योर बाइसेप्स. सो दिस इज अ कफ. और ये कफ जो है एक मैकेनिकल बलून से टाई किया जा सकता है. ओके. मैकेनिकल बलून से इन्फ्लेट किया जा सकता है. अब क्या है, डॉक्टर क्या करते हैं, इस मैकेनिकल बलून को इन्फ्लेट करना शुरू करते हैं. सो दे इन्फ्लेट एंड उसी समय आपने देखा होगा यहां पे एक स्टेथोस्कोप लगा के रखते हैं. ठीक है. इस स्टेथोस्कोप से वो सुन रहे होते हैं. दे आर लिसनिंग. लिसनिंग फॉर व्हाट? दे आर लिसनिंग फॉर ब्लड साउंड. देखो, जब ब्लड स्मूथली फ्लो कर रहा होता है ना आपके ब्लड वेसल से, तब वो कोई आवाज प्रोड्यूस नहीं करता. सो जब आप ये कफ को इन्फ्लेट कर रहे हो तब आवाज प्रोडक्शन शुरू होती है. उससे पहले तक ब्लड स्मूथली फ्लो कर रहा था तो उन्हें कोई आवाज, नॉर्मल आवाजें, कोई भी एबनॉर्मल आवाज, फ्रिक्शन की आवाज सुनाई नहीं देने वाली है. बट जब वो स्फिग्मोमैनोमीटर को इन्फ्लेट करेंगे तो क्या होगा? कफ टाइटन होगी और टाइटन होने की वजह से ब्लड फ्लो की आवाज सुनाई देना शुरू करेगी. इवेंचुअली जब आपने ब्लड प्रेशर को व्हेन एपी मतलब अप्लाइड प्रेशर इज मोर देन सिस्टोलिक प्रेशर, ब्लड फ्लो विल स्टॉप. जब अप्लाइड प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड फ्लो रुक जाएगा एंड साउंड विल स्टॉप. क्यों? क्योंकि अब ब्लड ही फ्लो नहीं कर रहा है ना. जब अप्लाइड प्रेशर आपके सिस्टोलिक प्रेशर से बढ़ गया, ब्लड फ्लो रुक गया. ब्लड फ्लो रुक गया तो साउंड स्टॉप हो गया. जब ये साउंड स्टॉप हो गया तो उन्होंने रियलाइज कर दिया कि देखो, हम सिस्टोलिक प्रेशर को एक्सीड कर चुके हैं. चाहे वो जितना भी था, हमें नहीं पता था कि कितना था, जितना भी था उसको एक्सीड कर चुके हैं. अब वो क्या शुरू करेंगे? दे विल स्टार्ट रिलीजिंग द प्रेशर. अब वो प्रेशर को हल्के से नॉब लूज करेंगे ताकि हवा आपके कफ में से धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाए.
and regularly they are listening to the sound. जैसे pressure in the cuff goes little below this systolic pressure, वैसे blood flow शुरू हो जाएगा. तो logic is when, ये उल्टा n is when the AP drops just below systolic pressure, AP systolic pressure से just below होगा, blood flow resumes मतलब दोबारा शुरू हो जाएगा. तो हमने इतना प्रेशर लगाया था ओरिजिनली कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से बढ़ गया और ब्लड फ्लो स्टॉप हो गया. ब्लड फ्लो स्टॉप, साउंड स्टॉप. अब जब धीरे धीरे हवा को रिलीज कर रहे हैं, जैसे हमारा अप्लाइड प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर से थोड़ा सा ड्रॉप करेगा, ब्लड फ्लो रिज्यूम हो जाएगा. ब्लड फ्लो रिज्यूम होगा, उनको वो गंदी सी ब्लड फ्लो की आवाज सुनाई देना शुरू हो जाएगी. तो जिस अप्लाइड प्रेशर पे ब्लड फ्लो रिज्यूम हुआ, दिस अप्लाइड प्रेशर इज मार्क्ड एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. इस अप्लाइड प्रेशर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मान लिया गया. ओके, अभी भी मुझे आवाज सुनाई दे रही है, और ये आवाज क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ अनस्मूथ ब्लड फ्लो. ब्लड फ्लो इज अनस्मूथ. They continue to release the pressure. They continue to release pressure. Or when applied pressure becomes less than diastolic pressure, diastolic से अभी ले हो जाएगा, the blood flow sound disappears. ब्लड फ्लो की आवाज आना बंद हो जाएगी. क्यों? क्योंकि अब ब्लड एकदम स्मूथली फ्लो कर पा रहा है. तो जब उन्हें आवाज आनी बंद हो जाएगी, उस अप्लाइड प्रेशर को वो मार्क करेंगे कि देखो ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है. सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब मार्क किया? जब अप्लाइड प्रेशर जस्ट बिलो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, तब ब्लड फ्लो रिज्यूम होगा और आवाज आनी शुरू होगी. जब अप्लाइड प्रेशर जस्ट बिलो डायस्टोलिक होगा, अप्लाइड प्रेशर आवाज आना कंप्लीटली बंद, तो उनको बोलेंगे देखो ये डायस्टोलिक प्रेशर. तो पुराने जमाने में कुछ इस तरीके से हम स्फिग्मोमैनोमीटर का इस्तेमाल करके ब्लड फ्लो को मेजर किया करते थे और ब्लड प्रेशर्स को मेजर किया करते थे. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट ब्लड प्रेशर, सिस्टोल, डायस्टोल, हार्ट रेट, हार्ट बीट. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, द ब्लड प्रेशर, द हार्ट रेट, द हार्ट बीट. अब हम बात करते हैं ईसीजी की. लेट्स टॉक अबाउट ईसीजी नाउ. अब ईसीजी क्या है बेटा? ईसीजी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. इलेक्ट्रोग्राम मीन्स अ ग्राफ. सो ईसीजी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. कैसे मेजर करते हैं? बाय यूजिंग अ मशीन कॉल्ड ईसीजी को, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. तो ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन किसका? इलेक्ट्रोकार्डियो, हार्ट का. हार्ट के किस चीज का? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का. बस. सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज मेजर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. और क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रोकार्डियो, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, हार्ट के प्रेशर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता. बट हम हार्ट के प्रेशर्स को इन्फर कर सकते हैं. इन्फर मतलब निकाल सकते हैं कि यहाँ पे हार्ट प्रेशर बढ़ा होगा, यहाँ पे घटा होगा. ठीक है. सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज्ड to represent electrical activity of the heart, but the representation can be used to understand the electrical activity of the heart and infer the mechanical movements of the heart. तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपका कुछ इस तरीके से दिखता है. आपको एक P वेव दिखता है, फिर 3 वेव्स Q, R और S वेव का एक कॉम्प्लेक्स QRS कॉम्प्लेक्स दिखता है, और एक T वेव दिखता है. देखो हर एक डिफ्लेक्शन इज वन वेव. तो P वेव, Q वेव, R वेव, S वेव, T वेव. बट QRS वेव को हम एक साथ QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. ठीक.
सो पी वेव क्यों होगा? ड्यू टू डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। डीपोलराइजेशन क्या था? लॉस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब भी पोटेंशियल चेंजेस होगा तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो हम ईसीजी में डिटेक्ट करेंगे। तो जब एट्रिया डीपोलराइज कर रहा था, व्हेन एट्रिया वाज डीपोलराइजिंग, तब आया आपका पी वेव। अब आप देखो, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट डजंट मीन सिस्टोल शुरू हो गया। यस, डीपोलराइजेशन लीड्स टू सिस्टोल। सिस्टोल शुरू हुआ नहीं था, अब होगा। सो पी वेव की शुरुआत सिस्टोल की शुरुआत नहीं है। ऑलमोस्ट अराउंड हाफ ऑफ पी वेव सिस्टोल शुरू होता है, इसलिए लाइन मार्क किया गया है। ऑलमोस्ट अराउंड हाफ ऑफ पी वेव सिस्टोल शुरू हो जाएगा। ठीक, अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि बेटा साइज ऑफ वेंट्रिकल इज अ वे बिगर देन साइज ऑफ एट्रिया। वेंट्रिकल का साइज एट्रिया के साइज से बड़ा है, इसलिए क्यूआरएस का कॉम्प्लेक्स का साइज भी बड़ा है। बट एक बात आपको याद रखनी है, जिस समय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसी समय एट्रियल रीपोलराइजेशन भी हो रहा होगा। बट एट्रियल रीपोलराइजेशन हमें दिखता क्यों नहीं है? हमें दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि क्यूआरएस उसको छिपा लेता है। सो एट्रियल रीपोलराइजेशन इज ऑल्सो हैपनिंग, बट इट इज हिडन बाय द वेव ऑफ वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। ठीक है। फाइनली टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फिर से जागी क्योंकि रीपोलराइजेशन हो रहा है। अब कुछ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग, ये मत समझना कि इंक्लाइनिंग पी वेव डीपोलराइजेशन है, डिक्लाइनिंग पी वेव रीपोलराइजेशन है। नहीं, पूरा का पूरा पी वेव डीपोलराइजेशन है। सेम वे ये नहीं समझना कि क्यूआरएस का इंक्लाइन डीपोलराइजेशन, डिक्लाइन रीपोलराइजेशन। नहीं, पूरा का पूरा इज डीपोलराइजेशन। ओके, तो ये इंक्लाइन और डिक्लाइन हो क्यों रहा है? देखो, आप क्या कैसे ईसीजी को मेजर करते हो? यू प्लेस लीड्स ऑल ओवर द बॉडी। अभी लीड्स इलेक्ट्रोड्स की बात करेंगे इन सम टाइम। यू प्लेस इलेक्ट्रोड्स ऑल ओवर द बॉडी, और ये इलेक्ट्रोड्स करंट को, पोटेंशियल को मेजर कर रहे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड्स जिधर करंट, जिधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, उसके रिलेटिव में आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड है या अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड है? टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड है तो ऊपर, अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड है तो नीचे। ठीक है, तो ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंक्लाइन मतलब टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड, डिक्लाइन मतलब अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, इसलिए ऊपर और नीचे जाती है। ठीक है, ये जो छोटा सा Q और S है ना, इट्स बिकॉज ऑफ सेप्टर। आपका जो Q वेव है, जो इंटरवेंट्रिकल सेप्टम डिपोलराइज हो रहा है ना, उस वजह से ये नीचे डिप होता है। तो ये ऊपर और नीचे जो जा रहा है, इट्स जस्ट द डायरेक्शन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये डी और रीपोलराइजेशन नहीं है। डीपोलराइजेशन P, उसके बाद रीपोलराइजेशन हो रहा है, बट QRS उसे छिपा ले रहा है। रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल इज बाय T। अब ये तो ECG था। अब इसी के ऊपर हम क्या ओवरले करने वाले हैं? पहले मुझे अपने आप को शिफ्ट कर लेने दो। अगर मैंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया तो आपके लिए इसे देख पाना बहुत आसान हो जाएगा। यस, बेटर। नाउ अब इसको देखो, अब हमने क्या किया है? वी हैव मिक्स्ड द ECG। हमने ECG और हार्ट के कार्डियक साइकिल को ओवरले कर दिया एक दूसरे के ऊपर। सो जब डीपोलराइजेशन शुरू होगा, उसके ठीक थोड़े समय बाद एट्रिया का सिस्टोल शुरू हो जाएगा। एट्रिया का सिस्टोल 0.1 सेकेंड चलेगा ऑलमोस्ट। तो जब तक वेंट्रिकल सिस्टोल शुरू नहीं होता, वेंट्रिकल सिस्टोल कहां शुरू होगा? ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ QRS। तो तब तक एट्रिया सिस्टोल कर रहा होगा और उसके आगे एट्रिया डायस्टोल में चला जाएगा। ठीक है,
सो एट्रिया सिस्टोल करेगा फॉर 0.1, उसके बाद 0.7 सेकेंड तक डायस्टोल। ये लाइन ब्लू से क्यों शुरू हुआ? पिछले साइकिल का डायस्टोल है वो। ओके, सो हाफ ऑफ पी, हाफ ऑफ क्यूआरएस एट्रिया सिस्टोल, रिमेनिंग पार्ट एट्रिया डायस्टोल। सेम वे जब तक एट्रिया सिस्टोल कर रहा होगा वेंट्रिकल डायस्टोल में, जैसे क्यूआरएस का ऑलमोस्ट मिडिल आएंगे वेंट्रिकल सिस्टोल कर देगा। वेंट्रिकल सिस्टोल कब तक कर रहा होगा? जब तक रीपोलराइजेशन इफेक्ट में नहीं आया। रीपोलराइजेशन इफेक्ट में ऑलमोस्ट यहां तक आ जाता है तो वेंट्रिकल डायस्टोल शुरू कर देगा। वेंट्रिकल डायस्टोल टोटल कितना होता है? 0.5 सेकेंड, 0.4 सेकेंड इधर, 0.1 सेकेंड इधर, तो टोटल कितना हो गया? 0.5 सेकेंड। और हमें पता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेमीलूनार खुलते हैं, और सेमीलूनार खुल रहे हैं और आपका एवी वेल्स ऐसे क्लोज शट होंगे, तो फर्स्ट साउंड आएगी लब। सेम वे जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन ने डब को खोला था, प्रेशर गया, सेमीलूनार क्लोज हो जाएंगे, और सेमीलूनार वेल्स क्लोज होने की वजह से साउंड आएगा डब। सो लब एंड डब, these are the two sounds coming because of the closure of the AV valves and the semilunar valves respectively. अब इसी में हमने क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है? the volume and the movement of the ventricle. हम लेफ्ट वेंट्रिकल को कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारी कहानी शुरुआत हुई एट्रियल सिस्टोल के पहले ब्लड कितना बढ़ा? तो एट्रियल सिस्टोल के पहले एट्रिया से वेंट्रिकल में ऑलमोस्ट 105 ml तक का ब्लड को फिल कर दिया गया था। सो एट्रियल सिस्टोल के पहले वेंट्रिकल वाज ऑलरेडी फिलिंग। वेंट्रिकल फिलिंग कब से शुरू हो गई थी? वेंट्रिकल फिलिंग जॉइंट डायस्टोल से शुरू हो गई थी, और जॉइंट डायस्टोल से शुरू होने के बाद कहां से कहां तक गई थी? सो इट वेंट फ्रॉम ऑलमोस्ट 60 ml, देखो 60 ml से शुरू होके 105 ml तक पहुंच गया था। जब एट्रिया ने सिस्टोल किया तो 105 से इंक्रीज होके 130, 25 ml, और एनसीईआरटी बोलती है फ्लो इंक्रीजेस बाय 30%। ये 30% इज इंपॉर्टेंट, 25 ml भूल जाओ चलेगा। अब एट्रिया रिलैक्सेशन शुरू करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन शुरू करेगा। थोड़े ही समय में सेमीलूनार खुल जाएंगे, और सेमीलूनार खुलते ही आपका ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और ऑरोटा में जाना शुरू होगा। ऑरोटा में जाने की वजह से ब्लड वेंट्रिकल वॉल्यूम विल डिक्रीज बाय हाउ मच? 70। तो इसलिए 130 से डिक्रीज होके 70 पे आ गया। फिर थोड़े समय में आपका सेमीलूनार बंद और आपका एवी खुला, 70 वॉल्यूम लॉस हुआ 60 के वजह से, फिर से हम ब्लड फिलिंग शुरू कर चुके हैं। उसी सेम चीज को हमने यहां डायग्राम से दिखाया। एट्रियल एम्प्टिंग एंड रीफिलिंग ड्यूरिंग एट्रियल जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में ब्लड आ भी रहा है, ब्लड नीचे भी आ रहा है। एट्रियल सिस्टोल में ब्लड आना बंद, बट ब्लड नीचे जाना कंटिन्यूड। वेंट्रिकल सिस्टोल में अब वेंट्रिकल एम्प्टिंग शुरू होगा, यानी ब्लड जो है अब पल्मोनरी आर्टरी और ऑरोटा में जाना शुरू होगा, और फिर कहानी रीस्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट kept on happening inside our lungs and inside our heart as ECG. क्लियर है? ओके, एक छोटा सा नोट, सी जो ओरिजिनल एनसीईआरटी 11 एनसीईआरटी मैप फॉर 11 थी, उसमें कुछ ग्राफिक्स कम थे, कुछ करेक्शंस की भी ज़रूरत थी, राइट, प्रिंटिंग मिस्टेक्स एटसेट्रा। सो जो एनसीईआरटी 12 है, इट इज़ बीइंग रिलीज्ड नाउ with certain appendices. It will soon be updated on Amazon as well. उन appendices की मदद से हम NCERT मैप 11 की ग्राफ को और इम्प्रूव कर रहे हैं।
सो ये वाला जो स्पेशल कंबाइंड ग्राफ है ये आपको एनसीईआरटी मैप के 12th के अपेंडिक्स में मिल जाएगा। सो इस ग्राफ से हम एनसीईआरटी 11 को और इम्प्रूव कर रहे हैं, इवन विदाउट रिलीजिंग दिस नेक्स्ट एडिशन। ऑफ कोर्स नेक्स्ट एडिशन विल टेक place in 2027 I think, but we are improving the 11th by you releasing these extra graphs, okay। और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज वैसे पुराना चैप्टर है, बट ये इन्फोग्राफिक की मदद से हम ये इन्फोग्राफिक भी प्रेजेंट होगा एंड वी आर इम्प्रूविंग द बुक as we go ahead. So this is supposed to help more and more students. So you can of course purchase it and you can ask your friends to do as well if they are interested. Once again, only buy what you need. If you don't need it, don't buy. You already have modules and your reference books. अगर है आपके पास, दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है आपके पास, you want to study थोड़ा visually, आपको ये visual graphics अपील करते हैं, then definitely go ahead and buy it. Okay, everything is easily available on Amazon, but of course buying from the website is better, a bit cheaper as well, so you can buy it from the website as well, shantasonasingh.com or simply sonasingh.com. ठीक है? Okay, so guys, take care and I'll see you. And before I leave, try to wake up early in the morning, 20 minutes do some physical activity, then 20 minutes study. तो 20 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, 5 या 10 मिनट्स में फ्रेश एंड बेदिंग करके पढ़ने बैठ जाइए। मॉर्निंग इज़ अ वेरी गुड टाइम टू स्टडी, दैट इज़ वाई माई गोल इज़ कि मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में एक वीडियो तो रिलीज़ कर ही दूँ। समटाइम्स इज़ पॉसिबल, समटाइम्स लेट इन द इवनिंग वीडियोज़ रिलीज़ हो पाते हैं, बट आई ट्राई कि 5 AM तक एक वीडियो रिलीज़ हो जाए। So try to study early in the morning. It helps you to do a lot of things. Okay? So cool. Take care. We'll meet in the next class. Bye-bye.